थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना होगा। कूलम्ब्स लॉ और फोर्स के एक्सप्रेशन के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और बोर्ड में जो पूछे जाते हैं फोर्स के बेसिस पर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक तो मैंने बताया कि जैसे ट्रायंगल के वर्टिसेस पर चार्जेस रखे हैं, उन पर किसी एक वर्टेक्स पर पूछ देगा कि फोर्स बताइए, या तीनों वर्टेक्स पे जो चार्जेस हैं उस पर फोर्स बताइए, ये साइड की लेंथ दे देगा। तो उसमें मैंने ये बताया कि आप किस तरीके से दो चार्ज के कारण फोर्स कैलकुलेट करके या तो रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए या उनके कंपोनेंट्स ले लीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में और दोनों का फाइनली रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए। आप लोग जानते हैं 11th में पढ़े हैं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इस वर्टेक्स वाला क्वेश्चन अगर कोई उठाए, जैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिखाएंगे नहीं स्क्रीन पर, हम केवल यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बेसिस पर क्वेश्चन क्या है समझ में आ जाएगा बाय फिगर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जैसे कि 3 चार्जेस हैं, सबका मैग्नीट्यूड Q है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर सेंट्रॉइड पे रखा है मान लो कैपिटल Q और सारे वर्टेक्स पर Q चार्जेस रखे हैं और कैपिटल Q सेंट्रॉइड पे है, तो इस पर फोर्स फाइंड करना है कि कितना होगा। ये शायद एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? सेंट्रॉइड पे अगर है तो सारे चार्जेस के कारण हम फोर्स कैलकुलेट करते, फिर वही करना है, वेक्टर सब हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इस Q चार्ज के कारण इस Q पर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सिमिलर पोलैरिटी का है तो इसी लाइन के अलोंग इस पर फोर्स लगेगा और इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा और इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हमें इन तीन फोर्सेस का या तो रिजल्टेंट फाइंड करना है बाय स्टेप। तो एक बार में आप तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट तो फाइंड कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, या तो इनका इन दोनों का हम कंपोनेंट ले लें इस डायरेक्शन में, देखें कि क्या इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इन दोनों का जो कंपोनेंट की तरफ होगा उसका सम इस फोर्स के कारण कैंसिल हो जाएगा। तो और इन दोनों का चूंकि इक्वल फोर्स होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जाहिर सी बात है कंपोनेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इस Q कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, यहाँ साइड लेंथ L गिवन है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब L है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मीडियंस होती हैं वो जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। तो मीडियन जाहिर सी बात है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में मिलेगी। तो अगर ये ट्रायंगल हम ABC लेंगे, ABC ट्रायंगल है, ये D इसका मिड पॉइंट है, तो पूरा L है तो ये L/2 होगा, ये L/2 हो गया। और चूंकि ये मीडियंस हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर लेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिसेस के एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। हम आराम से ये L/2 मिल गया तो ये डिस्टेंस, ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस L/2 हमें मालूम है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही मीडियन होगी, इनके साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये L/2 हो गया। तो हम आराम से कैलकुलेट, अब ये पूरी तरीके से मैथ। इसके बाद हम बस फिजिक्स इसमें क्या है कि हम चार्ज पर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, बाकी सब सारा चीज मैथमेटिक्स है, जो जिसे ट्रिग्नोमेट्री आती होगी आराम से कर लेगा। ये बेस L/2 हो गया, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, ये एंगल पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूज और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, cos थीटा। तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा L/2, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। अगर इसको हम O पॉइंट एज्यूम कर ले तो OA हमें फाइंड करना है, OA। तो यहाँ से OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
L/2 into cos 30। अब cos 30 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। L/2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो √3। जितना sin 60 की वैल्यू उतने ही का 30 की वैल्यू होगी। तो अब पुट करेंगे वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएगा, L/√3 आ गया। तो ये मिल गया हमें कि L/√3 होगा, तो ये भी क्या होगा? L/√3 आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इससे भी डिस्टेंस कितनी होगी? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है जितना डिस्टेंस इससे, जैसे यहाँ हमने कैलकुलेट किया ये भी 30 डिग्री होगा, और यहाँ भी उसी तरीके से हम ट्रायंगल ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी L/2 होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ भी L/√3 ही डिस्टेंस होगी। ये कैलकुलेट करने के बाद आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि ये जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। मीडियन है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। तो ये अगर 60 डिग्री हुआ तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि सिमिलर है। और वैसे ही ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जाहिर सी बात है कि आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और सब आपस में कितने होंगे? 60 डिग्री पर। टोटल ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में, दो फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट, या कंपोनेंट लेके। तो हम इसको अगर दिखाएं, एक लाग्रांज थ्योरम जो होता है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट। हालांकि इक्विलिब्रियम के लिए है, आप यहाँ पर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप पर एक फोर्स लीजिए कि फोर्स होगा क्या। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू होगी, अगर आप ड्यू टू दिस चार्ज व्हिच इज एट अ पॉइंट ए लिखें, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं AO से। दैट मीन्स फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट वर्टेक्स A। तो FAO कितना हो जाएगा? Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। तो r स्क्वायर r कितना है? L/√3। तो L/√3 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर का ऊपर क्या चला जाएगा? 3। तो इतना सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इतना ही फोर्स इधर लगेगा F, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड FAO ऐसे ही इतना ही इक्वल होगा FBO या CO, ये तीनों इक्वल होंगे। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। अब यहाँ पर FBO की बात करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम देखते हैं कि FAO और FCO इन दोनों फोर्सेस का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो कितना है? तो ये 60 डिग्री है, तो along OB जो इनका कंपोनेंट होगा FAO और FCO का, तो कंपोनेंट ऑफ FAO along OB is equals to क्या होगा? FAO cos 60 इतना हो जाएगा। और FAO cos 60 मतलब FAO/2। वैसे ही कंपोनेंट ऑफ FCO along OB, ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? ये FCO cos 60 ये भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? FCO अपॉन 2। और जानते हैं कि FCO, FBO, FAO आपस में मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसको हम क्या कर दिए, ये पूरे को हम F कर दे रहे हैं, F, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इस पूरे को जो हमने कैलकुलेट किया है FAO इतने ही के बराबर, ये तीनों आएंगे, FBO
FCO/2 का मतलब क्या है, F/2। अगर ये दोनों एलान OB होंगे, एलान OB ये भी है, एलान OB ये भी है, तो नेट फोर्स एलान OB कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एलान OB कितना होगा, इक्वल्स टू F/2 और प्लस F/2। दैट मीन्स F, कहने का मतलब ये फोर्स F होगा, FB वो कितना होगा, वो भी F के बराबर होगा, और इधर भी फोर्स कितना आया, F के बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। वैसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में हम इस F का FAO का फाइंड करें तो वो होगा FAO sin 60। तो sin 60 FAO sin 60 और FCO sin 60 ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर अगर कोई कैपिटल Q चार्ज एट द सेंट्रॉइड रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0। तो ये है सॉल्यूशन इसका। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी आए हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स पर। हाँ, इसमें ये है कि अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी पूछा जाता है, क्योंकि वहां भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम आपको बताएंगे सेम तरीके से। लेकिन फर्क क्या है, जब फोर्स पूछेगा तो यहाँ पर एक चार्ज दिया रहेगा जिस पर फोर्स पूछेगा, फील्ड में पॉइंट पर पूछा जाता है, क्योंकि यूनिट चार्ज पर वो फोर्स होता है तो वो भी फोर्स ही है और उसमें भी सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है। इस वजह से ये दोनों टॉपिक पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि वर्टेक्स पे चार्ज रख देगा, साइड लेंथ भी दे सकता है और फोर्स पूछ देगा किसी एक चार्ज पर। कल मैंने बताया था कि एक चार्ज पर फोर्स, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। एक ये दूसरे टाइप का सेंट्रॉइड पे रख दिया, साइड लेंथ दे दिया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे होता है फोर्स के केस में, कि दो चार्जेस हैं रखे गए हैं, बीच में किस पॉइंट पर कितना चार्ज आप रखेंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, या दिया रहेगा कि कितना चार्ज रखा जाता है, किस पॉइंट पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो जाहिर बात है इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो सिंपल है, हम अज्यूम कर लेंगे एक डिस्टेंस पर किसी चार्ज से हमने रखा, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दिया रहेगा, हम उस बेसिस पर एक्सप्रेशन लिखेंगे फोर्स का, दोनों को बैलेंस करा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कहाँ रखा होगा। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। उस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन हम वीडियोस में नहीं बना सकते, आप लोग क्वेश्चन जो पूछेंगे एनसीईआरटी सोर्स है या किसी भी रेफरेंस से भी आप करते हैं तो क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, जिसको कि अगले दिन मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाय नेम आप लोग सेंड करिए कि ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको मैं वीडियो में ही डिस्कस कर दूंगा, या पर्सनली भी आपको अगर एक्स्ट्रा होगा बोर्ड से एक्सेस तो वो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा। अगर बोर्ड से रिलेटेड होगा, बोर्ड लेवल का होगा, जो कि आपको क्लास में मैं बताता हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं यही वीडियोस में आपको सेंड करूंगा, जनरली जो सारे बच्चे देंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, याद दिया है टू फिक्स पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e units are separated by a distance small a. Where should the third point charge q plus q be placed for it to be in equilibrium? मैं कह रहा था इक्विलिब्रियम का इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो 4e और e चार्जेस और सिंगल टाइप का चार्ज एक रखा जा रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे पोलैरिटी के एनालिसिस करनी पड़ती है। जैसे 4e का हम चार्ज रख रहे हैं, 4e का चार्ज रख रहे हैं और एक e यूनिट का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव, ये गिवन है, दोनों पॉजिटिव है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, a। इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, a डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ये प्लस e है और ये प्लस 4e है। ठीक,
कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज इसी पोलैरिटी का कहाँ रखा जाए कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में अगर इसी पोलैरिटी का कोई चार्ज हम रखते हैं और हम जानते हैं कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, तो उसके लिए एक तो कॉमन सेंस की बात है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज बीच में हम रखते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स इधर, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कैंसिलेशन फोर्स का कभी हो सकता है जब दोनों फोर्स क्या हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो। एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों फोर्स लगेंगे तो ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा कि नहीं जहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक पॉइंट पर अगर इक्विलिब्रियम हमें मिलना है यहाँ बीच में तो दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही एनालिसिस करनी पड़ती है कि हमें इक्विलिब्रियम इधर बीच में मिलेगा कि बाहर मिलेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की नहीं, इसमें तो साथ साथ अगर मान लो कि इसी चार्ज को हम बाहर रखते हैं, पॉजिटिव कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को अगर बाहर हम रखेंगे तो इस प्लस ई के कारण इसका फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और ये भी फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अब जाहिर सी बात है दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में हो गए तो वो इक्विलिब्रियम कभी मेंटेन करेंगे, कभी नेट फोर्स उस पर जीरो होगा ही नहीं। इधर भी रखेंगे तो प्लस ई इधर लगाएगा, यहाँ भी कहीं इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला। तो हमें क्या करना होगा, इस चार्ज को रखना है तो बीच में ही कहीं रखना होगा ताकि दोनों फोर्स जहां पर बैलेंस हो जाए। अब कॉमन सेंस से आप ये पता कर सकते हो कि अगर डिस्टेंस हम कम रखते हैं, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, वो क्यू चार्ज सेम है इन दोनों चार्जेस के लिए, तो अगर फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फोर्स अगर बीच में रखते हैं तो इसका फोर्स जाहिर बात है कम होगा, इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो किधर शिफ्ट करें उस चार्ज को कि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिले, जाहिर सी बात है इसके पास रहेगा, अगर इससे डिस्टेंस कम रहेगी तो इसका भी फोर्स बढ़ेगा और ये इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो बैलेंस पॉइंट जाहिर बात है कि कहीं इसके पास में ऐसे दूर मिले, है कि नहीं। तो हम ये जूम कर लें कि इससे x डिस्टेंस पर इधर कहीं इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर यहाँ पर कहीं x डिस्टेंस पर हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स। तो इस पर इस q चार्ज पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें और e के कारण तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, मान लो कि चलो f ऑफ 4e हम लिखते हैं, f ऑफ 4e on q, तो ये कितना होगा, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r 4e into q अपॉन r स्क्वायर। तो x कितना है, डिस्टेंस से x स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ड्यू टू 4e। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव है, इधर होगा, ठीक है। E का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F ऑफ E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r। ये दिया है कि एयर में रखे हैं या किसी भी मीडियम में रखे रहेंगे तो ये एक्सप्रेशन तो सबको ऊपर होगा। तो ये E Q अपॉन क्या हो जाएगा, A माइनस x का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ये दोनों फोर्स की बैलेंस है, इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो जाहिर बात है ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें इक्वेट कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन r 4eq अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r eq अपॉन a माइनस x का स्क्वायर। बस आप इक्वेट कर दोगे, इसको कैंसिल कर दिए, x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो आप अब इसके बाद एबल हो कि आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन है 4 टाइम्स a माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर है a स्क्वायर कर दो 4 टाइम्स a माइनस x का स्क्वायर। आप ऐसे हिसाब कर सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a माइनस x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये a माइनस 2 टाइम्स a माइनस x और प्लस x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा
टाइम्स ए माइनस एक्स और माइनस एक्स। ठीक, अब इन दोनों ब्रैकेट को जीरो कर लो, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड करो, सिंपली सॉल्व हो गया। अगर इसको हम जीरो करें तो ये 2a माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, तो 2a और माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, इसको जीरो करो तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, कितना है 2a माइनस 2x 2a माइनस 2x, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, x इक्वल्स टू 2a आ गया, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बाहर आ जाएगा, इधर 2a मतलब ये डिस्टेंस बाहर, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 2a माइनस 2x और उसके बाद क्या है माइनस x इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर करूँ तो 2a माइनस 3x इक्वल्स टू जीरो, तो 3x इक्वल्स टू 2a, तो x इक्वल्स टू 2a/3, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, ये इन बिटवीन 4e एंड e होगा, ये डेटा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप कौन सा लोगे, x इक्वल्स टू 2a/3, तो x इक्वल्स टू 2a/3 यहाँ पुट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे a/3 या 4e से क्या कहोगे 2a/3 डिस्टेंस पर हमें क्यों को रखना पड़ेगा, तो हमें इक्विलिब्रियम मिलेगी। इसके बाद कुछ टॉपिक हमें और बताना है, जैसे अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस तरीके से हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे। कल मैंने बात किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लगाइए, इस पर अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि बहुत हार्ड होगा, नहीं आएगा, सिंपल है कॉन्सेप्ट, फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्रेडिट के वॉर्टेक्स पर फोर्स फाइंड करना जो आ सकता है, स्क्वायर है तो वॉर्टेक्स पर फोर्स फाइंड करने को आ सकता है, या सारे चार्जेस पर कह देगा तो फोर्स फाइंड कर दीजिए। तो आप फाइंड कर सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया, आइदर टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, किसी एक पॉइंट पर आप बैलेंस जितने भी फोर्सेस हैं उनको कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा। और दूसरा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस के बीच में किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रहेगा, कोई चार्ज रखा रहता है इस टाइप का। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज आप अगले चैप्टर में समझ पाओगे, जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें अगर सेम के अगर दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, अगर इसको टच कराया जाता है तो जिस पर चार्ज है, अगर इस पर क्यू चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जैसे टच करा के अगर हम हटा लें तो दोनों पर इक्वल चार्ज आ जाएगा। दोनों पर चार्ज कितना होगा, दोनों के चार्ज के, अगर इस पर Q1 है इस पर Q2 है, तो चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, व्हाटएवर बी द पोलैरिटी ऑफ Q1 एंड Q2। आपको क्या करना है, Q1 Q2 को ऐड करो तो उसे डिवाइड करो, दोनों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग चार्ज है तब भी इसमें अगर जीरो होगा एक तो आप जीरो पुट कर सकते हो। तो उसमें का इक्वेशन है कि फोर्स फाइंड करने के लिए जब दो चार्ज बॉडी को टच कराया जाता है, स्फीयर दिया है, टच कराया जाता है, फिर अलग कर दिया जाता है, इतने डिस्टेंस पर है तो आप फोर्स फाइंड करो कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, दोनों चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जब वो टच करा के हटाया जाएगा तो उन पर चार्ज क्या आएगा, दोनों पर Q1 प्लस Q2/2 के बराबर चार्ज हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि दो चार्जेस हैं, अलग अलग वैल्यू दिया है, उनको टच करा दिया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव, तो जाहिर पोलैरिटी के साथ आपको Q1 Q2 को पुट करना होगा। और पहले जो फोर्स होगा वो गिवन रहेगा, जब टच करा के हटा दिया जाता है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया रहेगा कितना लगता है, तो आप टच करा के हटाने के बाद फोर्स 50 कैलकुलेट कर लेंगे दोनों पर, फोर्स का
वेट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि यही है चार्ज कि पहले अगर Q1 Q2 चार्ज है इतने ही डिस्टेंस पे रखे हैं, F1 फोर्स लगा है, तो F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपन मान लीजिए r डिस्टेंस पर है तो r स्क्वायर, और इतने ही डिस्टेंस पर टच कराने के बाद हटा दिया जाता है, तब फोर्स क्या हो जाएगा F2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 प्लस Q2 by 2 into Q1 plus Q2 by 2 अपन उतने ही डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो r स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस के बेसिस पर आप Q1 Q2 और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ से हमें Q1 Q2 मिल जाएगा, ये क्या देगा Q1 Q2 की वैल्यू दे देगा, दैट मींस कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर टाइम्स F1, ठीक है। अब जाहिर करते हैं इसकी वैल्यू आपको पता है, F1 गिवन है, r गिवन है, कैलकुलेट कर लोगे दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कितना हो। इसी तरीके से यहाँ क्या मिल जाएगा हमें Q1 प्लस Q2, तो यहाँ Q1 प्लस Q2 आपको मिल जाएगा उसके स्क्वायर की वैल्यू या Q1 प्लस Q2 की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगा, आप Q1 माइनस Q2 फाइंड कर सकते हो। Q1 प्लस Q2 मिल गया, Q1 माइनस Q2 मिल गया, तो जाहिर सी बात है Q1 Q2 मिल जाएगा, ठीक। तो बस सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन, ये कांसेप्ट है, ये हम समझेंगे सेकंड चैप्टर में कि क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर सेम टाइप के स्फीयर है, सिमिलर शेप्स है इसके। तो अब आगे चलते हैं, हम जो बताना चाह रहे थे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप किस तरीके से फोर्स लिखोगे या आगे यूज करें, गॉस लॉ पढ़ाएंगे तो इन सारे टॉपिक्स का यूज करना होगा फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जरूरी है यहाँ पर हम डिस्कस कर ले, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। तो जैसे अगर मान लो कि अभी तक जो चार्जेस हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ही कि Q1 Q2 Q3 अलग अलग स्टैगर्ड फॉर्म में डिस्क्रीट चार्जेस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने सारे चार्जेस का फोर्स कैलकुलेट कर लिया और इनका के रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, तो नेट फोर्स इस पर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये जो Q1 Q2 चार्जेस हैं वो इस तरीके से डिस्क्रीट फॉर्म में ना डिस्ट्रीब्यूट होके स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी स्फीयर पर है, किसी सरफेस पर है, शीट ऑफ चार्ज है, लाइन ऑफ चार्ज है, तो उस केस में किस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे या आगे जो एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अगर मान लो कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी लेंथ पर, ठीक है, हम बताएंगे आपको, उस केस में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या फाइंड करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या फाइंड करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका क्या मतलब है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? तो देखो, अगर लेंथ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मान लो कि यही है कोई लाइन है, इसके लेंथ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, L इसकी लेंथ है, तो हम करते क्या, अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है Q में, ठीक है, और इस पर फोर्स फाइंड करना है इन चार्जेस के कारण, तो हमने कहा था कि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो जाहिर सी बात है चूंकि इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो इलेक्ट्रॉन गया होगा तो किसी एटम से गया होगा, तो हर एक एटम पर चार्ज आएगा, तो वो भी एक तरीके से क्या है, डिस्क्रीट चार्ज है, एक एक एटम पर चार्ज है। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो वो एक लाइन पर एक लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसको हम अलग अलग चार्ज के कारण इसका पोजीशन देके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हमने ये भी बताया था कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कि हम कहीं पर एक छोटा सा लेंथ ले लें, इतना ही बराबर कहीं भी लेंथ लें, तो वो चार्ज amount of charge distributed in this dl and this dl will be same, तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके लेंथ पर, लेकिन इस dl पर कुछ और चार्ज, इस dl पर कुछ और चार्ज, इस dl पर कुछ और चार्ज होगा, तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्मली,
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ये चार्ज सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है, सरफेस पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम छोटे छोटे अगर एरियाज में डीएस सिमिलर एरिया अलग अलग पोजीशन पे सिमिलर एरिया डीएस ही दे रहे हैं। अगर इस डीएस पर अगर मान लो टोटल चार्ज क्यू है जो कि इस शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पर अलग अलग हम डीएस एरिया लें, सिमिलर एरिया अलग अलग पोजीशन पर, तो अगर चार्ज dq हमेशा सेम आए तो हम क्या कहेंगे कि इस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और dv वॉल्यूम लो, वेरी स्मॉल डिफरेंशियल वॉल्यूम्स अलग अलग पोजीशन पर और अमाउंट ऑफ चार्ज हर एक dv में इक्वल आए, तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन अलग अलग आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम डिस्कसिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस केस में अगर लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हमें कैलकुलेट करना होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, चार्ज पर यूनिट, अगर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या कहेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उस बेसिस से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि डीएल पर कितना चार्ज होगा और उस डीएल को हम एक पॉइंट चार्ज जूम करके आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि क्यू नॉट चार्ज पर उस डीएल के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो अगर यहाँ पर r डिस्टेंस पर इस डीएल से r डिस्टेंस पर हमने जूम किया कि ये क्यू नॉट है और इस डीएल के पर जो चार्ज है वो dq है, वो चार्ज कितना है, dq है और ये q नॉट है, तो इस dq के कारण तो हम आराम से कूलम्ब्स लॉ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो फोर्स क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो अगर डिफरेंशियल लेंथ पर, पूरे लेंथ पर अगर टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी पूरी लेंथ l है, ठीक है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा वो लीनियर चार्ज है, जाहिर सी बात है पूरे लेंथ के कारण जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो f से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डिफरेंशियल लेंथ के चार्ज dq के कारण फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं q नॉट पर, तो जाहिर सी बात है वो फोर्स भी क्या होगा, डिफरेंशियल फोर्स होगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, df। तो df इक्वल्स टू हम मैग्नीट्यूड जो लिखना है लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, मान लेते हैं कि जो मीडियम है वो वैक्यूम में आप क्लियर है, उस केस में आराम से यहाँ चार्ज कितना है dq, यहाँ क्या है q नॉट, दोनों का प्रोडक्ट, तो dq into q नॉट अपान कितना डिस्टेंस है उस dl से, dl एलिमेंट से r डिस्टेंस पर है तो r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा df का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेरी स्मॉल लेंथ dl के कारण फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसी फोर्स को हम इस कंडक्टर के या जो भी है इसके पूरे लेंथ पर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो f कैलकुलेट हो जाएगा। इस df को हमें क्या करना होगा, ऑन लेंथ इंटीग्रेट करना होगा, तो हम इसी फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन q नॉट dq अपान r स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे किस पर, पूरे लेंथ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा। अब समस्या है कि dq को ऐसे कैलकुलेट करें, तो dq हमें दिया है कि q चार्ज और पूरे लेंथ पर है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसा कि हमने डिफाइन किया। तो सिंपली अगर l लेंथ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, q/l, कूलम्ब पर मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर। अब इस q/l को यहाँ पर क्या रखेंगे, उसके टर्म में dq की वैल्यू फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है पर यूनिट लेंथ अगर चार्ज q/l है तो dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो dl लेंथ पर चार्ज dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज dl, ठीक है। तो dl से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस q/l dq की जगह क्या रखोगे, dq की जगह आप रखोगे f इक्वल्स टू इंटीग्रल df on whole length L equals to integral on whole length L
1/4 क्यू नॉट डी की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल Q अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई DL स्क्वायर रहेगा। अब क्या कर दोगे, R को इन टर्म्स ऑफ L एक वेरिएबल रखा जाता है, हम रिप्लेस कर देते हैं और फिर पूरे लेंथ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो नेट फोर्स आ जाएगा Q नॉट पर ड्यू टू द होल कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद उसी तरीके से इस चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से, ठीक। तो थ्रू आउट फर्स्ट चैप्टर whenever required we will represent the linear charge density, that means charge per unit length by lambda, its unit is coulomb per meter। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी, जहां पर कि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिचुएशन क्या होगा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी सरफेस पर, मान लो कोई शीट है या स्फीयर है, उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़ी सी शीट है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक छोटा सा हम सरफेस लेंगे, एक छोटा सा सरफेस लेंगे। इस सरफेस पर हम इस सरफेस को ds लेते हैं। हम जानते हैं कि हर एक ds अलग अलग लेंगे, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन। तो अलग अलग हम ds लेंगे, उसके कारण Q नॉट पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उन सारे फोर्सेस का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर सम, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, Q नॉट पर नेट फोर्स। तो सबसे पहले इस ds के कारण इस पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इस ds पर जो चार्ज है उसके कारण। तो ds को एक पॉइंट चार्ज हम एज्यूम कर सकते हैं, ये पॉइंट चार्ज है ही, अगर इससे r डिस्टेंस पर है तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इस df फोर्स को हमें लिखना है, तो अब ds पर हमें कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना होगा। तो अगर Q चार्ज इसके पूरे एरिया इसका A है, ठीक है, और Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में चार्ज पर यूनिट एरिया इस सरफेस चार्ज डेंसिटी, या हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी आप उसको कहते हो, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन एरिया A इज Q अपॉन A। ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर इस पर चार्ज dq है, इस पर चार्ज कितना है dq, तो dq की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहो तो ds पर होगा, तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई A मल्टीप्लाइड बाई जिस सरफेस पर, ये कितने एरिया पर चार्ज है ds पर, तो ds से मल्टीप्लाई कर दो, ये चार्ज हो जाएगा dq ऑन दिस सरफेस। अब इस dq को हम क्या मान रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज है, तो बाई कूलम्ब ला आप इस छोटे से चार्ज के कारण इस पर फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। वो क्या होगा, df इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq इनटू Q नॉट अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर r डिस्टेंस पर है, फिर इस df को आप इंटीग्रेट और अगर नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है F इक्वल्स टू क्या होगा, अगर यहाँ पर डायरेक्शन भी कंसीडर किया जाएगा, हमें वेक्टर सम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो F इक्वल्स टू आप क्या करोगे, ये वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस df का x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। हर एक df का हम x और y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे और उसका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं और समझा रहे हैं कि हमें क्या करना होगा। एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, तो हर एक ds के कारण यहाँ ds लेंगे जिन पर भी dq ही चार्ज होगा, उसके कारण Q नॉट का फोर्स हम लिखेंगे, उनका कंपोनेंट लेंगे x y डायरेक्शन में और फिर उसका सम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू, अगर जैसे कि हम लोगों ने पहले किया, df को इंटीग्रेट करेंगे और किस पर, पूरे एरिया पर, पूरे सरफेस पर। तो ऐसे पर हम करेंगे
या ए पर पूरे एरिया पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्सप्रेशन आप लिखोगे डी क्यू क्यू नॉट 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले केस में आप लिखिए, लेंगे पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। बस हमें क्या करना है, अच्छा ये क्यू बाई ए का मतलब क्या, सिग्मा इंटू डीएस होगा, ठीक है। वहां लैम्डा इंटू डीएल हम लोग किए थे, क्यू बाई एल इंटू डीएल, यहाँ क्या करेंगे क्यू बाई ए इंटू डीएस, दैट मींस सिग्मा इंटू डीएस। तो ये क्या हो जाएगा, नेट चार्ज डीक्यू कैलकुलेट हो जाएगा डीएस पर। तो ये डीक्यू चार्ज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डीएस आप पुट कर दोगे इस एक्सप्रेशन में, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लिखोगे एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल डीएल एट सरफेसेस या एरिया के इक्वल्स टू एरिया ए क्यू नॉट और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए। तो हम यहाँ पर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के लिए ए मैंने रख दिया इंटू आर स्क्वायर, इंटू क्या करना है, जो इसका एरिया क्यू बाई ए इंटू डी, बस। आप ए से ही लिखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डीएस मैंने लिखा है तो ऑन सरफेस एस इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स। लेकिन हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा हर एक डीएफ का और उनको एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ऐड करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो वो नेट फोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पोजीशन होगा, अलग अलग डीएस के कारण अलग अलग पोजीशन होगा, तो वो ऑन द गिवन डेटा, ऑन द गिवन सिचुएशन हम इंटीग्रेट करते हैं और वेरिएबल डिसाइड करते हैं कि कैसे ट्रांसफर किया जाए, वो हमें पता होगा। जब गिवन सिचुएशन रहेगा तो हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ये सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना ये मेन चीज है जो कि आपको हमने बताना था। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो कार्य का मतलब जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, देन वी हैव टू कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट और डिफरेंशियल एलिमेंट बाय यूजिंग सिग्मा डीएस, ठीक है। तो उसके बाद अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब हम क्या करेंगे, तब क्या कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम पे ये वॉल्यूम हो तो यहाँ पर ये डीएस की जगह क्या यूज करेंगे हम, डी, ठीक है। अगर वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं और उसको हम रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैलकुलेटर रो इक्वल्स टू, अगर क्यू चार्ज है और वी वॉल्यूम है इसका, तो क्यू बाई वी होता है, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। अगर डीवी पर डीक्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डीक्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी डी, सॉरी डी, क्यू बाई वी डी, ये डीक्यू निकल जाएगा। फिर वैसे ही इंटीग्रेट करके हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो दिस इज यूज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप समझ रहे होंगे। इसको आगे हम यूज करेंगे जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत जरूरी है ये जानना। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ पे। अभी इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन पहले ही बता दिया क्योंकि आगे हमें यूज करना है इसको। फोर्स के केस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी सिचुएशन में आया तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम करेंगे ही और देखेंगे कि किस तरीके से यूज हो रहा है। तो इसके बाद इसको थोड़ा आप लोग बुक से भी देखेंगे, कोई डाउट हो तो आप लोग तुरंत क्वेरी करेंगे, सेंड करेंगे मैसेज, और कोई क्वेश्चन हो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आप लगा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, आप भेजेंगे उसको। इसके बाद मैं